नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 2 की यूनिट 9 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैश बुक क्या होती है और उसके अंदर ट्रांजैक्शंस किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं, पासबुक क्या चीज़ है, पासबुक के अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होते हैं और क्या पासबुक और कैश बुक एक ही हैं या फिर वो उसकी मिरर इमेज है। पासबुक और कैश बुक में क्या डिफरेंसेस आते हैं, कैसे आते हैं, कॉजेज़ क्या हैं उनके, और उनका हम रिकंसिलेशन जब करते हैं तो उसकी वो किस तरह से करते हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाते हैं और बैंक रिकंसिलेशन की ज़रूरत क्या होती है। ये सभी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो हमारे साथी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको कई बार ये चीज़ें थोड़ी टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन आप यकीन मानिए एक बार अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो उसके बाद में चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी आपको समझने में। कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले है हमारा कि इंट्रोडक्शन जो हम देखते हैं उसमें लिख दिया हुआ है कि जैसे जो भी आजकल जो बिजनेसेस हैं जो काम कर रहे हैं वो प्रीफर करते हैं कि कैश में कम से कम काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वो अपना एक अकाउंट बैंक के साथ मेंटेन करते हैं, किसी भी बैंक के साथ करते हैं। जनरली करंट अकाउंट रहता है बिजनेस का और इसमें जो बैलेंस होता है वो कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी जमा कर सकते हैं। चेकबुक उनको इशू की जाती है तो ये लगभग कैसा होता है, लगभग कैश की तरह ही हो जाता है। जैसे कि कैश उनके पास अवेलेबल हो, लगभग वैसा ही ये अकाउंट भी काम करता है। अब चीज़ आती है कैश बुक। अब कैश बुक क्या होती है, इसको आगे समझने से पहले थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं साथियों, फिर हम आगे चलेंगे। दो चीज़ें होती हैं अगर हम इनको देखें। पहला है हमारा कैश बुक, दूसरा है पासबुक। पासबुक आप सभी जानते हैं, बैंकर सभी जानते हैं पासबुक होती है या फिर बैंक स्टेटमेंट भी हम इसे कहते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक ये लगभग एक ही चीज़ है। कैश बुक क्या है ये हम समझते हैं। कोई भी मान लीजिए, मैं अभी जो हम बात कर रहे हैं हम एज अ बिजनेसमैन बात कर रहे हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो भी ट्रांजेक्शन करता हूँ, चाहे वो डेबिट करता हूँ चाहे क्रेडिट, मुझे जो पैसा आ रहा है या जो पैसा मेरे पास से जा रहा है, इन सभी का मैं अपने पास हिसाब रखूं। अब एक तो ये है कि मैं अपने पास हिसाब रख रहा हूं, मेरा जो भी पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है उसको मैं क्या कहूंगा, उसको मैं कहूंगा कैश बुक। अब कैश बुक में दो कॉलम बनाते हैं, एक हमारा कैश का कॉलम होता है और दूसरा हमारा बैंक का कॉलम होता है, ठीक है। अब इसमें किस तरह से काम होता है ये हम अभी समझेंगे। अभी मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि कैश बुक और पासबुक में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं, ये बस इनका मतलब समझ लीजिए। पासबुक जो बैंक, अब मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने पास अपनी एक कैश बुक बना रखी है। कैश बुक कुछ नहीं है साथियों, वैसे आज के टाइम में इसकी कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि मैंने क्या कर रखा है, अपनी एक रफ कोई कॉपी बना रखी है, उसमें मैं अपना लेखा जोखा रखता हूँ कि मेरे पास कितना पैसा आया, कहाँ से क्या मेरा आया, क्या मेरी लेनदारी है, क्या मेरी देनदारियां हैं, कितने मेरे पास आ रहे हैं, कैश कितना अंदर आ रहा है और कितना कैश मैं बाहर किसी को दे रहा हूं, या उसका पूरा हिसाब किताब मैं अपनी कैश बुक में रखूंगा अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए, अपनी पर्सनल जानकारी के लिए, ठीक है। अब मेरा जो रिकॉर्ड, मेरी इन्हीं ट्रांजेक्शन्स का जो मैं अपने पास कहाँ रख रहा हूँ, कैश बुक में जो रिकॉर्ड रख रहा हूँ, लेकिन बैंक भी तो मेरा रिकॉर्ड रख रहा है। जो भी मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड बैंक भी तो रख रहा है। तो बैंक किस तरह से रखता है, बैंक क्या करता है, हर एक बिजनेस की पासबुक मेंटेन करता है जिसमें क्या होती हैं, डेट के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज होती हैं कि इतना पैसा गया वो डेबिट हुआ, जो आया वो क्रेडिट हुआ। तो ये बैंक मेरे लिए मेंटेन कर रहा है। बैंक हर एक बिजनेस की, हर एक अकाउंट की क्या करता है, पासबुक मेंटेन करता है, या उसे हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसको वो मेंटेन करता है। और पीरियोडिकली जब भी वो, चाहे वो मंथली हो या क्वार्टरली हो, या फिर अगर बिजनेस बीच में भी डिमांड करता है कोई पर्सन, तो उसको वो पासबुक की कॉपी दे देता है। तो पासबुक किसकी होती है, पासबुक है बैंक की, कैश बुक है बिजनेस की। पासबुक में बैंक रिकॉर्ड रखता है किसका, बिजनेस का। कैश बुक में बिजनेस रिकॉर्ड रखता है किसका, खुद का। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अपने पास कैश बुक मेंटेन करूंगा और मेरा जो अकाउंट बैंक में है उसको बैंक क्या मेंटेन करता है, बैंक उसकी पासबुक मेंटेन करता है, जिसकी कॉपी मैं मंथली बैंक से लेता हूं। तो ये आपको समझ में आ गया। एक हमारा कैश बुक जो बिजनेस के लिए है और दूसरा हमारा पासबुक जो बैंक मेंटेन कर रहा है। कैश बुक मैं खुद मेंटेन कर रहा हूँ या मेरा अकाउंटेंट मेरे बिहाफ पर मेंटेन कर रहा है। अब इसके बाद में आगे हम चलते हैं कि क्या दिया हुआ है।
अब वैसे आज के समय में साथियों कैश बुक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह गया है, क्योंकि अब इंटरनेट बैंकिंग है, हर कोई अपना रिकॉर्ड जो है पूरा स्टेटमेंट वगैरह है वो घर बैठे बैठे ही सिस्टम पर देख लेते हैं, तो बैंक कैश बुक का उतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। बट फिर भी क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें चीज़ों को समझना है, तो इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है। अब कैश बुक में साथियों क्या होता है, कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं। कैश बुक में 2 कॉलम बनाए जाते हैं, एक हमारा कैश कॉलम होता है और दूसरा होता है हमारा बैंक का कॉलम होता है। अब ये टेबल बनी हुई है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किसी बिजनेस के बारे में जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस होते हुए हैं, तो उनको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं वो इसमें बताया हुआ है। अब जैसे उससे पहले हम इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे किए जाते हैं कैश बुक में। तो कैश बुक में साथियों क्या है, ये प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है कैश बुक में, ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जो भी डेबिट हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये जो रियल अकाउंट है उसके जैसे ही है, काम करता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है, जो मेरे पास आ रहा है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास जो भी चीज़ें आ रही हैं मैं उनको क्या करूँगा, मैं उनको डेबिट साइड में रखूँगा। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट क्या करूँगा मैं, जो मेरे पास से जा रहा है, जो बिजनेस से बाहर जा रहा है वो क्रेडिट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बाहर जा रहा है उसको मैं क्रेडिट साइड रखूँगा, जो भी बिजनेस में मेरे पास अंदर आ रहा है उसको मैं डेबिट साइड रखूँगा। ये प्रिंसिपल काम करता है, इसको हमें ध्यान रखना है। ये अप्लाई होता है किसमें, कैश अकाउंट में। और बैंक अकाउंट जो है, इसमें जो बैंक का कॉलम है उसमें क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करने वाला है, अगर बिजनेस को कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो वो डेबिट साइड में जाएगी। और क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमें याद रखना है, उसके बाद ही हमें ये टेबल, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो अब ये टेबल दी हुई है, किसी एक कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, इनको हम समझते हैं। एक कैश बुक बना के दिखाई हुई है, एक डेमो, जिसमें कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है, डेबिट साइड ये है और क्रेडिट साइड हमारी राइट साइड है। ठीक है, अब 1 अप्रैल 19 की बात है, 1 अप्रैल 19 को ओपनिंग बैलेंस में जो भी, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी डेबिट साइड में होगा वो वहाँ पर उसके आगे क्या लगेगा, 2 लगेगा, और जो भी क्रेडिट साइड में है वो वहाँ पर बाई लगेगा। ठीक है, जो आ रहा है वहाँ पर बाई, जो जा रहा है वहाँ पर 2। जो जा रहा है उसको क्या करेंगे, जो आ रहा है हमारे पास, व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो भी आता है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ये हमारे पास आया हुआ है। तो कैश की बात करें तो 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास आया हुआ है या है, मिला हुआ है हमें, तो इसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। ऐसे ही हमारा बैंक का टू ओपनिंग बैलेंस, बैंक 1 तारीख में क्या था, 3 लाख रुपए था। ठीक है, तो बैंक अकाउंट के लिए क्या नियम था हमारा, डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन है, बिजनेस है ये रिसीवर, तो इसमें 3 लाख क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, फिर 2 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को कैश डिपॉजिट हुआ। ठीक, कैश डिपॉजिट जब हुआ तो बैंक की साइड में क्या हुआ, बिजनेस को मिला ये 10,000, तो इसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। ठीक है, रिसीवर को डेबिट कर दिया। अब उसी की, इसको देख के कंफ्यूज ना होना साथियों, क्रेडिट साइड में जो एंट्री बनी है वो कॉन्ट्रा एंट्री इसकी 10,000 की है, क्योंकि बैंक भी तो 10,000 का क्या करेगा, जो कैश अकाउंट है उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो इसकी जो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी वो यहाँ पर कैश साइड में बन जाएगी, तो इसको देख के आप कंफ्यूज ना हो। अब 3 तारीख को क्या होता है साथियों, बाई सैलरी चेक। 3 तारीख को हम क्या करते हैं, डिपॉजिट ऑफ इशू, 3 तारीख को 15,000 का क्या करते हैं हम, इशू ऑफ चेक ऑफ 15,000 फॉर सैलरी ऑन 3/4/19। 3 अप्रैल 19 को क्या करते हैं, 15,000 का एक चेक इशू करते हैं। तो चेक इशू जब हम कर रहे हैं तो अभी कैश में तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो हमने चेक इशू किया है केवल, तो कैश में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, बैंक अकाउंट में चेंज आएंगे। बैंक अकाउंट में क्या होगा, ये आएगा हमारा क्रेडिट साइड। क्यों आएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, बिजनेस। बिजनेस ने चेक 15,000 का इशू किया है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट डे 4 तारीख को, 4 अप्रैल को क्या होता है, टू डिपॉजिट चेक फ्रॉम ए। कोई मिस्टर ए हैं, उन्होंने क्या किया, बिजनेस को चेक दिया, कंपनी को, फर्म के नाम से कोई भी उनको पैसा देना था, उसका कुछ माल उन्होंने खरीदा था, उसके बदले में उन्होंने क्या किया, एक चेक दिया 20,000 का। इससे क्या होगा, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म ने क्या किया है, रिसीव किया है, तो रिसीव किया है तो डेबिट द रिसीवर, तो इसको हम डेबिट साइड में रखेंगे। तो ये साथियों इस तरह से और भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, उसी को हम उसी हिसाब से हम इसमें रखते जाएंगे। और ये हमारी क्या तैयार हो रही है, ये हमारी पूरी
कैश बुक तैयार हो रही है। सो वेन एवर एनी कैश और चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट इट इज पोस्टेड एज डेबिट एंट्री। जब भी कोई कैश या चेक डिपॉजिट किया जाता है बैंक अकाउंट में तो इसको क्या करते हैं हम, डेबिट एंट्री की तरह इसको पोस्ट करते हैं इन द कैश बुक। एंड वेन एवर कैश इज विड्रॉन और चेक इज इशूड द बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। तो ये हमें क्लियर हो गई, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, ट्रांजेक्शन्स कंटेन्ड इन द पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। अब इसके करस्पॉन्डिंग कैश बुक तो बिजनेस मेंटेन कर रहा है, लेकिन बैंक भी तो इन सब चीज़ों का कुछ रिकॉर्ड रख रहा है ना इस अकाउंट का। तो बैंक क्या रख रहा है, बैंक के पास है पासबुक। बैंक की जो बुक है उसे हम कहते हैं पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। तो पासबुक क्या करता है, किस तरह से, बैंक इज अ बिजनेस एंटिटी एंड जस्ट एज वी मेंटेन अकाउंट बुक बैंक ऑल्सो मेंटेन इट्स बुक ऑफ अकाउंट। तो जैसे कि बिजनेस, कोई बिजनेस की तरह हम बात कर रहे हैं, तो हम जैसे बिजनेस अपने खातों की बुक मेंटेन कर रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कैश बुक की फॉर्म में, बैंक क्या करता है, बैंक भी अपने जो बुक ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन करता है किसकी फॉर्म में, पासबुक की फॉर्म में। बैंक ओपन्स एन अकाउंट इन द नेम ऑफ अवर फर्म। जो बिजनेस के नाम पर बैंक क्या करता है, अकाउंट खोल देता है इन इट्स लेजर। और जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है उस अकाउंट पे क्या आता है, उस अकाउंट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। पीरियोडिकली बैंक इशूज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और पीरियोडिकली नॉर्मली जो है मंथली या क्वार्टरली जैसे भी ज़रूरत हो उस हिसाब से बैंक क्या करता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करता है, जिसे कि हम पासबुक कहते हैं। अब इसको देखते हैं कि इसमें हम ट्रांजैक्शन किस तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब मान लीजिए कोई ये बैंक है, ABC लिमिटेड बैंक है, जिसकी कोई ब्रांच है और करंट अकाउंट है किसका, XY&Co। ये कोई कंपनी है, इसका करंट अकाउंट है। तो बैंक इसको किस तरह से मेंटेन करेगा। अब ये सिमिलर है जैसा हमने कैश बुक में देखा। कैश बुक में इन्हीं एंट्रीज को बैंक किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। ये जो 10,000 की एंट्री कैश की थी, हमारी 15,000 जो इशू किया गया था सैलरी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बैंक में किस तरह से रिकॉर्ड होंगी, पासबुक में जो एंट्री हमारी कैश बुक में हुई थी उनके करस्पॉन्डिंग पासबुक में क्या एंट्रीज होंगी वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो 1/1/19 में क्या है, 3 लाख फॉरवर्ड किए हैं, क्योंकि यहाँ पर कैश की एंट्री नहीं है। भाई कैश में क्या रखा हुआ है आपके पास, उससे बैंक को लेना देना नहीं है, वो बैंक को नहीं पता है। 2/4/19 में क्या हुआ, कैश डिपॉजिट हुआ 10,000। तो 2/4/19 में कैश डिपॉजिट हुआ 10,000, तो ये अमाउंट हो गया 3,10,000। 6/4/19 में ये 15,000 डेबिट हुए। अब यहाँ पे साथियों देखो डेट में डिफरेंस आ रहा है, एंट्रीज वही हैं लेकिन डेट में डिफरेंस आ रहा है। आप ये देखिए यहाँ पर 2/4 में 10,000 क्रेडिट हुए हैं, यानी कि 2/4 में यहाँ भी देखिए 10,000 क्रेडिट हुए हैं, 10,000 की एंट्री है। लेकिन जो चेक की एंट्री है, जो चेक इशू किया है 15,000 का, वो 3 तारीख में इशू किया है। ठीक है, कैश बुक में 3 तारीख की एंट्री है, लेकिन बैंक की जो पासबुक है उसमें एंट्री कब आई, उसमें एंट्री आती है 6 तारीख को। तो 3 तारीख को कैश बुक में एंट्री हुई, लेकिन पासबुक में एंट्री आई है वो 6 तारीख को। तो ऐसा क्यों है ये हम अभी देखेंगे। तो इसमें 15,000 डेबिट हुआ है, तो 295 हुए। ऐसे ही 7/4/19 में जो यहाँ पर 4 तारीख में हमें चेक मिला था, टू डिपॉजिट बाई मिस्टर ए ने जो चेक दिया था 20,000 का अकाउंट में हमारे लगाया था, उसकी एंट्री हमारे बैंक में कब है, 4 तारीख को ना होकर कब है पासबुक में एंट्री, 7 तारीख को है, 7/4/19 में 20,000 की। तो ये जो टाइम लगता है जहाँ पर 3 तारीख की एंट्री 6 तारीख में आ रही है और 4 तारीख की एंट्री 7 तारीख में आ रही है, ये जो डिफरेंस आता है कैश बुक और पासबुक में, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिकंसाइल करते हैं। इसी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कैश बुक और पासबुक हमारी मैच नहीं करती हैं। कैश बुक में जो अमाउंट है, जो हमारा कैश बुक जो चीज़ बता रही है कि हमारे पास इतना फंड होने चाहिए या इतना अमाउंट होना चाहिए, पासबुक थोड़ा सा डिफर करती है। मेनली जो होता है ये रीज़न होते हैं। इसके अलावा भी और कई सारे रीज़न हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इट मे बी सीन दैट ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक इन आवर कैश बुक आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट। जो भी हमारी कैश बुक में बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स थे वो हमारी पासबुक में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दो द डेट्स ऑफ सम ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू चेक आर डिफरेंट। जबकि क्या है, कुछ एक ट्रांजेक्शन्स जहाँ पर चेक इन्वॉल्व है वहाँ पर डेट में डिफरेंस आ रहे हैं। सो देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन अवर कैश बुक एंड पासबुक। और कैश बुक में डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर हम 10,000 बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो डेबिट कॉलम में कैश बुक में, लेकिन बैंक में कहाँ जाता है, बैंक में वी बिकम अ क्रेडिटर। और अकाउंटिंग एंट्री जो पोस्ट की जाती हैं वो इस तरह से होती हैं। पासबुक में ये 10,000 जो है वो क्रेडिट एंट्री की तरह दिखाई देता है। कैश बुक में तो हम इसको 10,000 जो है वो डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं, लेकिन पासबुक में वो क्रेडिट एंट्री की तरह दिखाई देता है। इसलिए क्या है, कैश बुक और पासबुक, इनको क्या कह सकते हैं हम, इनको हम मिरर इमेज कह सकते हैं। मतलब एकदम सेम टू सेम तो नहीं है, बट किस तरह से है, ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज मतलब जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में पहुंच गया, जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेबिट की एंट्री है
वो क्रेडिट की एंट्री बन जाती है, और जो क्रेडिट की एंट्री है वो डेबिट की एंट्री बन जाती है। व्हेन अ डेबिट एंट्री इन आवर कैश बुक इज शोन एज क्रेडिट एंट्री इन द पासबुक बट द अमाउंट इज सेम। तो अमाउंट सेम रहता है, जो हमारी कैश बुक में डेबिट की एंट्री है वो पासबुक में क्रेडिट की एंट्री हो जाती है। ऐसे ही जो क्रेडिट की एंट्री है हमारी कैश बुक में वो डेबिट एंट्री हो जाती है हमारी पासबुक में, बट द अमाउंट इज सेम। लेकिन अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आगे देखते हैं क्या सच में पासबुक जो है वो मिरर इमेज है कैश बुक की। तो इसको हम और डिटेल में देखते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ एंट्री हमारी कैश बुक में है वो पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं और रिफ्लेक्टेड विद अ डिले एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पर समझिए साथियों, कुछ चीज़ें हैं, कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो हमारी कैश बुक में हैं लेकिन वो हमारी पासबुक में दिखाई नहीं देती हैं। कौन सी एंट्रीज होती हैं आगे हम अभी देखते हैं। या फिर कुछ ऐसी एंट्रीज भी हो सकती हैं जो हमारी पासबुक में तो हैं लेकिन हमारी कैश बुक में नहीं आई हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये कौन सी एंट्रीज हैं, ये हम अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चेक इशू किया जाता है हमारे द्वारा, बिजनेस है हम, यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं साथियों एज अ बिजनेस बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को एज अ बिजनेसमैन या एज अ बिजनेस बात कर रहे हैं। तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक बिजनेस है, मैं एक चेक इशू करता हूँ और बैंक कॉलम में डेबिट कर देता हूँ। वी डेबिट द अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ आवर कैश बुक। ठीक है, इमीडिएटली कर देते हैं, लेकिन वो पासबुक में कब रिफ्लेक्ट होगा, पासबुक में रिफ्लेक्ट तब होगा जब ये बैंक में प्रेजेंट किया जाएगा और ये पे किया जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 3 तारीख का चेक हमारा कैश बुक में, जो 3 तारीख का जो इशू किया गया था, जो हमने 15,000 सैलरी का दिया था, वो 6,000 को क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो 4 तारीख को अकाउंट में लगाया गया था वो 7 तारीख को क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अमाउंट जो क्लियरिंग में समय लगा उसको भी उसमें रखा गया, वो भी, या फिर उसको प्रेजेंट करने में टाइम लगा, तो उसकी वजह से ये डिले हो सकता है। सिमिलरली व्हेन अ चेक इज डिपॉजिटेड we credit our cash book but bank will make the entry only when the amount is received on collection or clearing। जैसे ही हमें कोई चेक मिलता है तो हम अपने कैश बुक में, बैंक जो बिजनेस है वो अपनी कैश बुक में क्या करेगा, तुरंत एंट्री कर लेगा। लेकिन बैंक कब करेगा, बैंक को तो नहीं पता कि आपको चेक मिला है, बैंक को तो तब पता लगेगा जब उसका पैसा क्लियर होकर, क्लियरिंग में होकर वो पैसा बैंक के खाते में आएगा, तब उसकी एंट्री बैंक अपनी पासबुक में करेगा। ऑल्सो बैंक चार्जेस इंटरेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पासबुक बट नॉट सीन इन द कैश बुक। अब कोई बैंक चार्जेस लगे हैं, भाई बैंक ने किसी तरह के चार्जेस लगाए, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगाया, चेकबुक इशू का चार्ज लगाया, और भी कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज लगाया, तो ये क्या हुआ, ये आपके खाते से जो पासबुक है उसमें इसकी एंट्री तुरंत हो जाएगी। या फिर कोई इंटरेस्ट दिया, आपने जो अमाउंट मेंटेन किया था उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, एफडी का कोई इंटरेस्ट है या कोई किसी तरह का कोई अमाउंट आपके में बैंक के द्वारा दिया गया है, वो क्या होगा, बैंक की पासबुक में तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन कैश बुक को तो इस बात का पता ही नहीं है। कैश बुक को कब पता लगेगा, कैश बुक को तब पता लगेगा जब हम दोनों को मिलाने बैठेंगे, क्योंकि हमें तो इन एंट्री के बारे में पता ही नहीं है कि बैंक ने क्या एंट्री की है हमारे खाते में, इसका हमें पता नहीं है। इसका हमें पता कब लगेगा, जब हम बैंक से पासबुक निकलवा के लाएंगे, प्रिंट करा के लाएंगे अपनी पासबुक या स्टेटमेंट लेकर आएंगे और उसे मिलाने बैठेंगे किसके साथ, अपनी कैश बुक के साथ। तब हमें पता लगेगा कि बैंक ने क्या क्या एंट्रीज बैंक चार्जेस की या इंटरेस्ट की कर दी हैं। So we can say that passbook is a mirror image of cash book only in the sense that credit entries in the cash book are reflected in debit entries in the passbook and debit entries of the cash book are credited in the passbook। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पासबुक एक्चुअली में मिरर इमेज है भी और नहीं भी है। 100% उसको मिरर इमेज नहीं कहा जा सकता कैश बुक की, क्योंकि कई एंट्रीज जो हैं वो कैश बुक में हो सकती हैं और पासबुक में नहीं होंगी, पासबुक में हो सकती हैं कैश बुक में नहीं होंगी। और केवल इस सेंस में हम इसको मिरर इमेज कह सकते हैं कि कैश बुक की जो डेबिट की एंट्री है वो पासबुक में क्रेडिट की एंट्री हो जाती हैं, और कैश बुक की जो हमारी क्रेडिट की एंट्री है वो पासबुक में डेबिट की एंट्री हो जाती हैं। इस सेंस में इसको मिरर इमेज कह सकते हैं, बट एक्चुअली 100% ये मिरर इमेज नहीं होती है, कई बार इसमें डिफरेंसेस होते हैं। अब कॉजेज फॉर पासबुक एंड कैश बुक बीइंग डिफरेंट। अब पासबुक और कैश बुक डिफरेंट क्यों होती है, इसके अलग अलग कॉजेज क्या है। एक तो हमने अभी देख लिया कि क्लियरिंग में जो समय लगता है उसकी वजह से है, और क्या क्या कॉजेज हैं वो हम सारे इसमें देखते हैं। 3 हेडिंग में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं। पहला है हमारा एरर्स। एरर्स मतलब गलतियाँ। कोई गलती हो सकती है पासबुक साइड में भी और कैश बुक साइड में भी। अगर कोई रिकॉर्ड करने में, एंट्री रिकॉर्ड करने में कोई गलती हुई है हमारे बैंकर के द्वारा,
अकाउंटेंट के द्वारा या फिर अकाउंट बैंकर जो है पासबुक में कोई चीज़ गलत कर देता है, कुछ एंट्री रिकॉर्ड गलत हो जाती हैं, या हमारा अकाउंटेंट जो है वो कैश बुक बनाते समय कुछ गलती कर देता है, कोई 10,000 को 1,000 लिख देता है, इस तरह की कोई अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग हो जाती है इन रिकॉर्डिंग एंट्री इन कैश और डिस्काउंट कॉलम, क्रेडिटिंग और डेबिटिंग द अमाउंट टू द सम अदर अकाउंट और सो ड्यू टू दीज एरर्स द बैंक बैलेंस एंड द कैश बुक बैलेंस मे नॉट टैली। तो अगर हमारे बैंकर ने कोई गलती कर दी, यानी कि पासबुक में कोई गलती हुई या फिर कैश बुक में हमारे अकाउंटेंट के द्वारा कोई गलती हुई, तब भी क्या होगा, ये कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंस हैं वो टैली नहीं करेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, एरर्स की वजह से ये टैली नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है साथियों एंट्रीज विच डू नॉट रिक्वायर चेंज इन कैश बुक। अब कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिनमें कैश बुक में चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, उनकी वजह से भी हमारा डिफरेंस आता है पासबुक और चेकबुक में, पासबुक और कैश बुक में। जैसे कि कोई चेक इशू किया गया है लेकिन प्रेजेंट नहीं किया गया है फॉर पेमेंट। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा है, मिस्टर ए से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है, मैं उनको पेमेंट करना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, उनको चेक इशू कर दिया, मैंने उनको चेक इशू कर दिया, लेकिन वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, वो उसको बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, उनको उसको वो लिए अपने घर रख कर बैठे हैं। अब वो मैंने तो चेक प्रेजेंट कर दिया, दे दिया उनको, काट के इशू कर दिया क्योंकि मुझे देना था, उन्होंने मुझसे मैंने उनसे रॉ मटेरियल खरीदा था, उसके बदले मुझे पेमेंट करनी थी, मैंने उनको चेक दे दिया, इशू कर दिया। मैंने क्या किया, चेक इशू करने के बाद में अपनी जो कैश बुक है उसमें क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी। ठीक है, क्रेडिट साइड में मैंने अपनी एंट्री कर दी। अब इसको डेबिट होने के लिए ये मेरी पासबुक में रिफ्लेक्ट कब होगा, पासबुक में तो तभी रिफ्लेक्ट होगा जब मिस्टर ए जो भाई साहब हैं जो अपने घर रख कर बैठे हैं चेक को, वो उस चेक को लेके जाएं और बैंक में प्रेजेंट करें, तब बैंक मेरे अकाउंट को डेबिट करेगा और उसकी एंट्री जो है कहाँ आएगी, उसकी एंट्री आएगी मेरे अकाउंट में और पासबुक में वो शो करेगी। जब तक वो घर रखे बैठे हैं तब तक तो नहीं शो करेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देयर इज यूजुअली अ टाइम लैग बिटवीन द डेट ऑफ इशू ऑफ द चेक बाय द ड्रॉअर। मैं ड्रॉअर हूँ, मैंने आज चेक इशू कर दिया, लेकिन जो मिस्टर ए हैं वो अपने घर रख के बैठे हैं, 4 दिन बाद उन्होंने प्रेजेंट किया, तो 4 दिन बाद प्रेजेंट किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, टाइम लैग आ गया। मैंने तो कैश बुक में आज की डेट में एंट्री कर दी है, लेकिन वो मेरी पासबुक में कब आएगा, 4 दिन के बाद में, जब वो प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद वो जब बैंक डेबिट करेगा अकाउंट को तब वो एंट्री आएगी। तो इसमें क्या होगा, डेट चेंज हो जाएंगी, डेट लैग इसमें आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। अब कोई मिस्टर बी हैं जो मुझसे माल खरीदते हैं, मेरा जो बिजनेसमैन हूँ, मेरा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है मैं इनको सप्लाई करता हूँ, ये मुझसे, और सप्लाई के बाद में ये क्या करते हैं, ये मेरे अकाउंट में चेक लगा देते हैं और उससे मेरे खाते में पैसा आ जाता है। अब मेरा अकाउंट तो है मान लीजिए SBI में, ठीक है, इनका अकाउंट है किसी और में, चाहे वो HDFC में हो, देना बैंक, सिंडिकेट, सेंट्रल बैंक, किसी में, PNB, किसी और बैंक में इनका अकाउंट है। अब ये अपने बैंक का चेक काट के लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्लियर होने में क्या हो रहा है, क्लियर होने में लग रहे हैं 3 दिन। अगर 3 दिन क्लियर होने में लग रहे हैं तो इन्होंने अपनी जो कैश बुक है उसमें तो तुरंत ही एंट्री कर लेंगे, लेकिन चेक कब क्लियर होगा, चेक जब क्लियर होगा तब इसकी एंट्री किस में आएगी, पासबुक में आएगी। तो यहां दोनों ही साइड से होगा, चाहे देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द चेक इन द बैंक बाय द ट्रेडर एंड दैट ऑफ क्रेडिट इन हिज अकाउंट इन द बैंक। तो जैसे ही चेक मिला, जैसे ही चेक डिपॉजिट किया गया बैंक में, दोनों चीज़ें देखिए, जैसे मैंने जब चेक इशू किया तो जैसे ही इशू किया मैंने अपने कैश बुक में एंट्री कर ली, लेकिन पासबुक में देर से हुई। ऐसे ही जैसे ही मुझे चेक मिला मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली, लेकिन पासबुक में एंट्री बाद में हुई। तो यहाँ पर क्या है, टाइम लैग दोनों ही केसेस में आ जाता है। तीसरा क्या होता है हमारा, एंट्रीज विच रिक्वायर चेंज इन कैश बुक। कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिनकी वजह से कैश बुक में
चेंजेस आते हैं। अब जो ऊपर वाली एंट्री थी इनमें कैश बुक में चेंज की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये एंट्रीज जो हैं यहाँ पर हमारी पासबुक में एंट्री आ गई है, सॉरी कैश बुक में एंट्री हमें करनी है। पासबुक में एंट्री हो गई है, बैंक ने कर दी है, लेकिन हमें अपना कैश बुक चेंज करने की ज़रूरत है। ऊपर वाली एंट्रीज में क्या था कि कैश बुक में हमने पहले एंट्री की थी, क्योंकि चेक हमने इशू किया या हमें चेक मिला, चाहे वो इशू किया, प्रेजेंट इशू किया या फिर डिपॉजिट किया गया हो, कैश बुक में पहले एंट्री हुई और उसके बाद में एंट्री पासबुक में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पासबुक में एंट्री हो गई है। इन केसेस में बैंक ने पासबुक में एंट्री कर दी है, लेकिन चेक कैश बुक को उस एंट्री के बारे में कोई खबर ही नहीं है। बैंक चार्जेस लगे, चाहे वो आउटस्टेशन चेक कलेक्ट करने के हों, पेमेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेमेंट की हो, या फिर इशू ऑफ चेकबुक हो, बैंक बिल डेबिट कस्टमर अकाउंट, कोई भी इस तरह के चार्जेस लगेंगे तो बैंक क्या करेगा, कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो पासबुक में एंट्री आ गई, और लेकिन मेरी कैश बुक को इसकी कोई खबर नहीं है। पासबुक में डेबिट एंट्री हो गई, कैश बुक को कोई खबर नहीं है। खबर कब होगी, जब मैं पासबुक अपनी प्रिंट करा कर ले जाऊंगा या स्टेटमेंट ले जाऊंगा, तब मुझे पता लगेगा, तब मैं कैश बुक में उसकी एंट्री करूंगा। सेविंग बैंक अकाउंट है मेरा, उस पर क्या हुआ, इंटरेस्ट बैंक ने दे दिया, तो पासबुक में इंटरेस्ट की एंट्री आ गई, क्रेडिट बैलेंस में आ गया मेरे में, लेकिन मेरी कैश बुक को नहीं पता है। कैश बुक को पता कब लगेगा, जब मैं पासबुक से मिलाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिजनेसमैन अक्सर ओवरड्राफ्ट यूज़ करते हैं, उनको अलाउ किया जाता है कि जितना उनके में बैलेंस है उससे ज़्यादा वो ड्रॉ कर सकते हैं। ओवरड्रॉन मेरा अकाउंट हुआ, बैंक ने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो मेरा अकाउंट जो है पासबुक में क्या हुआ, डेबिट एंट्री उसमें हो गई इंटरेस्ट की, जितना मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस था उस पर, लेकिन मेरी कैश बुक को उसकी कोई खबर नहीं है। ऐसे ही जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए उसके बदले में कोई अमाउंट जो है कलेक्ट किया गया, ट्रेडर्स ऑफन इशू सम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑथराइजेज हिज बैंक टू कलेक्ट ऑन हिज बिहाफ सर्टेन अमाउंट, जो भी कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इशू किए और कोई अमाउंट कलेक्ट किया गया, इंटरेस्ट डिविडेंड इस सब चीज़ों में, तो वहाँ भी क्या है, इनकी एंट्री मेरी पासबुक में आ गई, लेकिन कैश बुक को खबर नहीं है, तो कैश बुक को बाद में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू कुछ अमाउंट अगर पे किया जाता है, कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है, या कोई पर्टिकुलर डेट पे हमें कोई पेमेंट फिक्स पेमेंट करनी होती है, तो इस तरह की अगर कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, वो अकाउंट से डेबिट हो गई, पासबुक में एंट्री आ गई, लेकिन मेरी कैश बुक को खबर नहीं है। ऐसे ही डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक मेड बाय ट्रेडर्स कस्टमर, जो ट्रेडर है मेरा, जो मेरा कस्टमर है, जिसने मुझसे कुछ प्रोडक्ट परचेज किया है, उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा डाल दिया, वो पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, लेकिन मेरी कैश बुक को इसकी खबर नहीं है। इसकी एंट्री कब आएगी कैश बुक में, जब मुझे पता लगेगा, जब मैं कंपेयर करूंगा कैश बुक को अपनी पासबुक के साथ में। या फिर एक और एग्जांपल है इसमें, जैसे कि कोई चेक है मेरा, वो हो गया डिसऑनर, मैंने कोई चेक इशू किया, वो डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर के चार्ज बैंक ने काट लिए। अब इसमें तो पूरा ही उल्टा हो जाएगा, मैंने तो जब चेक इशू किया था तो अपने जो कैश बुक थी उसमें इस तरह से एंट्री की थी, उसमें क्रेडिट साइड एंट्री की थी कि ये चेक मेरा जा रहा है, और इसकी एंट्री हो गई। लेकिन यहाँ तो पैसा जाने की बजाय, यानी कि जो चेक इशू किया था वो तो पैसा नहीं कटा मेरे खाते से, वो पैसा नहीं गया पासबुक, उल्टा क्या हुआ, बैंक ने चार्ज और मेरे अकाउंट में लगा दिए, चार्ज डेबिट कर लिए। अभी ये डिसऑनर के चार्जेस जो हैं मुझे कब पता लगेंगे, मुझे पता लगेंगे जब मैं इनको कंपेयर करूँगा। अब ये आपको आई होप कि रीज़न समझ में आ गए होंगे कि कब कब जो है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एंट्री ऐसी होती हैं कि पासबुक में एंट्री हो जाती हैं, कैश बुक को नहीं पता लगता है। कैश बुक को पता लगेगा जब हम कंपेयर करेंगे, दोनों को लेके बैठेंगे, और पासबुक के बेसिस पे हमें कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग रिकंसिलेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अंडरस्टैंडिंग रिकंसिलेशन क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, रिकंसिलेशन एक है, ठीक है, या फिर रेक्टिफिकेशन होता है। एक रिकंसिलेशन है, दूसरा है हमारा रेक्टिफिकेशन। दोनों में एक मेजर बेसिक एक डिफरेंस होता है। रेक्टिफिकेशन कब होता है, जब हम कोई एंट्री करने में कोई गलती कर देते हैं। रेक्टिफिकेशन होता है एरर्स का, एरर्स जो गलतियां होती हैं उनको सही किया जाता है, गलत को सही करने को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, कि कोई गलती की थी उसको हम सुधार रहे हैं, उसको हम रेक्टिफिकेशन कह रहे हैं। रिकंसिलेशन गलती नहीं है, भले ही हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है, लेकिन वहाँ पर कोई
मिस्टेक या एरर या इस तरह की गलती नहीं है, वहाँ पर क्या है, टाइम लैग है, या फिर कुछ ऐसी एंट्री हैं जो कि कैश पासबुक में एंट्री है बट कैश बुक को नहीं पता, या कैश बुक में एंट्री है बट पासबुक को नहीं पता। तो यहाँ पर एक्चुअली में कोई गलतियाँ नहीं हैं, एरर्स नहीं है जिसको हम रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे रिकन्सिलेशन। द बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड पीरियोडिकली से एवरी मंथ वी चेक इट फॉर क्लैरिकल एरर। तो रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं, बैंक स्टेटमेंट को जब हम हर महीने रिसीव करते हैं और क्लैरिकल एरर्स के लिए हम चेक करेंगे, अगर कोई क्लैरिकल एरर मिलते हैं तो हम रिवाइज्ड स्टेटमेंट लेते हैं जहाँ पर कोई भी एरर ना हो। द बैलेंस इन दिस स्टेटमेंट गिव्स अस द फर्म स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोसीड फॉर। तो इस तरह से एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिलता है जहाँ से हम रिकन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसमें 3 स्टेप होते हैं जिस तरह से हम फाइंडिंग आउट द एंट्रीज विच डू नॉट रिक्वायर चेंज इन कैश बुक। सबसे पहले हमें कौन सी एंट्री निकालनी है, ऐसी एंट्री जिनके वजह से कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कौन सी एंट्री होती हैं वो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दूसरी तरह की चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड येट। तो ये दोनों तरह की एंट्रीज, दीज एंट्रीज गिव अस द एडजस्टेड बैंक बैलेंस। तो इनसे क्या मिलता है, हमें एडजस्टेड बैंक बैलेंस मिलता है। दूसरी क्या हम ढूंढेंगे, फाइंड आउट क्लैरिकल मिस्टेक इन आवर कैश बुक एंड रेक्टिफाइंग देम। अब हमने पासबुक को तो पहले रेक्टिफाई कर लिया, कोई एरर नहीं है, उसके बाद ही हम ये काम शुरू करेंगे रिकन्सिलेशन का। तो सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि हमारी कैश बुक में तो कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है, कहीं 10,000 को 1,000 तो नहीं लिखा हुआ हमने, या 1,000 को 1,00,000 तो नहीं कर दिया। तो इस तरह की कोई क्लैरिकल मिस्टेक हमारी कैश बुक में ना हो, अगर है तो उसको हम ठीक करेंगे। तीसरा क्या है, फाइंडिंग आउट एंट्रीज विच रिक्वायर चेंज इन आवर कैश बुक। दूसरी कुछ ऐसी एंट्री देखेंगे, कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जिसकी वजह से हमारी कैश बुक में कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। ये कौन सी होंगी, दीज एंट्रीज आर प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। इनके एग्जाम्पल हमने देखे थे, जैसे कि हमें इंटरेस्ट पे किया गया हो सेविंग अकाउंट का, बैंक ने चार्जेस काट लिए हो, या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से अमाउंट गया हो या आया हो, या फिर डिसऑनर हुआ हो चेक का। ये सभी जो एंट्रीज हैं वो इस क्राइटेरिया में आएंगी जो कि हमारी स्टेटमेंट में है लेकिन कैश बुक में नहीं है। तो जब हमने इन तीनों स्टेप्स को कर लिया, इन तीनों स्टेप के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट बनाएंगे, इट इज पर्टिनेंट to note that step 1 gives us the adjusted bank balance which is a notional figure and not the actual balance in the account with। अब ये जो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इन तीनों स्टेप में से पहला स्टेप जब हम करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एडजस्टेड बैंक बैलेंस मिलेगा, जो कि क्या है, एक नोशनल बैलेंस है, एक्चुअल बैलेंस नहीं है। एक्चुअल बैलेंस उससे डिफर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ही 2 और 3 जो है रिजल्ट इन एक्चुअली चेंजिंग द बैलेंस इन द कैश बुक बाई करेक्शन ऑफ एरर। और 2 और 3 जब जो स्टेप है, एक तो हमें क्लैरिकल मिस्टेक हमें देखनी है कैश बुक में, रेक्टिफाई करना है, और उन एंट्रीज को ढूंढना है जिनकी वजह से हमारी कैश बुक में चेंजेस आएंगे। तो इन दोनों कामों को करने के बाद में रिजल्ट होगा क्या, बैलेंस इन आवर कैश बुक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पोस्टिंग ऑफ मिसिंग एंट्रीज, जो मिसिंग एंट्रीज थी चाहे वो इंटरेस्ट की हों या डिसऑनर ऑफ चेक की वजह से हों, मतलब ये सारी जो मिसिंग एंट्रीज हैं वो भी हमारी कैश बुक में आ जाएंगे। दिस कैश बुक बैलेंस शुड बी equal to the adjusted bank balance as arrived in step 1. This is the balance which goes to the trial balance and the balance sheet. तो ये काम जब हम कर लेंगे, पहले स्टेप के बाद में हमें एडजस्टेड बैंक बैलेंस मिल जाता है। बैंक बैलेंस मिलने के बाद में फिर हम 2 और 3 करेंगे। 2 और 3 में एक्चुअली में हमारी कैश बुक जो है उसमें चेंजेस आएंगे। पहले हम क्लैरिकल मिस्टेक देखेंगे, क्लैरिकल मिस्टेक कोई है तो उसको हम ठीक करेंगे। सेकंड है कि हम अपनी कैश बुक में जो मिसिंग एंट्रीज हैं, जो हमारी पासबुक में आ चुकी हैं, कैश बुक में नहीं, पता नहीं है कैश बुक को, उन एंट्रीज को कैश बुक में डालेंगे उनके रेस्पेक्टिव साइड में। उसके बाद में जो हमारी कैश बुक का बैलेंस आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए एडजस्टेड बैंक बैलेंस के बराबर। और ये बैलेंस हमारा कहाँ जाता है, ये जाएगा हमारा ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में। अब साथियों, इसके आगे का जो है कि हम किस तरह से रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं जिनको हम देखेंगे। तो ये सभी साथियों हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे इसका जो पार्ट 2 बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं साथियों इसके पार्ट 2 में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।